नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर.com और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। देश के लिए आज काफी खास दिन है। चुनाव के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। कई सीट से बीजेपी आगे दिख रही है तो कहीं इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता तो दिख रहा है, लेकिन बीजेपी बहुमत से काफी दूर है। नतीजों में अभी इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देता दिखाई दे रहा है। इन तमाम मसलों पर और क्या है नतीजे, इसका क्या असर हो सकता है, इन तमाम मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और आगे की बात जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, ये जो नतीजे आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं, इसका क्या संकेत किस तरफ है? ये तो तय है कि मोदी की ही सरकार बनेगी, मोदी ही सरकार बनाएंगे, लेकिन अब क्या एजेंडा भी इस बार सरकार में मोदी का ही रहेगा? देखिए, पहला संकेत जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो संकेत मिल रहा है जी, वो ये मिल रहा है कि देश में 10 साल के बाद संविध सरकारों का दौर वापस आ गया है। जी, 10 साल जो सरकार चली वो सिर्फ कहने के लिए थी संविध सरकार, लेकिन वो एकाधिकार वाली सरकार थी। एक पार्टी का डोमिनेंस था और उससे भी ज़्यादा एक व्यक्ति विशेष का डोमिनेंस था। तो ये तो एक बड़ा परिवर्तन आया, सबसे बड़ा परिवर्तन। और मेरा अपना मानना है कि इंडियन डेमोक्रेसी का जो पूरा इतिहास देखते हैं जी, तो जब इस तरीके का की नौबत आई है कि एक बहुत मजबूत नेता लीड कर रहा हो गवर्नमेंट को, तो लोकतंत्र जो है ना वो सिकुड़ जाता है। जी, लोकतंत्र को खिलना चाहिए, खुला होना चाहिए। वो खुला नहीं होकर सिकुड़ जाता है। ये हमने जो 75 में इंदिरा गांधी के ज़माने में भी देखा और बहुत हद तक मोदी जी के भी ज़माने में हम लोगों ने देखा। तो दूसरा परिवर्तन तो यही आएगा कि लोकतंत्र जो है वो थोड़ा खुला लोकतंत्र होगा, और खुला लोकतंत्र होगा तो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, जो ठीक से अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही थी वो निभाने लगेंगी। सबसे बड़ा फर्क मीडिया पर आएगा। जी, मीडिया, मैं समझता हूँ कि मीडिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी, और मीडिया की काफ़ी बदनामी भी हुई है इस बात को लेकर। अब ठीक है, मीडिया की अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन वो मजबूरियाँ कम होंगी और मीडिया भी एक फ्री एंड फेयर जी, उसका कैरेक्टर सामने आएगा। और दूरगामी परिणाम ये होगा कि चूँकि अब मोदी जी बहुत कमज़ोर हो गए हैं जी, और वो सरकार को अगर एनडीए की, अलबत्ता तो मुझे लगता नहीं है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम मान लें कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो अभी तक मोदी जी गुजरात में सीएम रहे 4 बार, यहाँ 2 बार प्रधानमंत्री रहे, जी, तो वो हमेशा एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार को उन्होंने लीड किया। बिल्कुल। तो खुद मोदी जी ही असहज रहेंगे एक समित सरकार को लीड करने में, क्योंकि सिर्फ इनका एजेंडा, अभी तक वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका अपना एजेंडा नहीं चलेगा। जी, बाकी पार्टियां जो उनके पार्टनर जो पार्टियां हैं एनडीए की, वो बहुत तरह का बार्गेनिंग करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्वयं मोदी जी बहुत असहज रहेंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं है इस तरह की सरकार को लीड करने की। तो उसके बाद क्या होगा ये तो देखने की बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि मोदी जी बहुत असहज रहेंगे। और दूसरी संभावना जो मुझे दिख रही है जी, कि हो सकता है कि भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। हो सकता है कि मोदी जी स्वयं ही स्टेप डाउन कर जाए, जी, एक जिम्मेवारी लेते हुए कि भाई मैं इस पराजय की जिम्मेवारी लेता हूँ। या हो सकता है कि भाजपा में कुछ बात उठे कि भाई अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। जी, तो ये सारी संभावनाएं हैं। अगले 24-48 घंटे जो हैं जी, वो बड़े दिलचस्प रहेंगे, बड़े रोमांच भरे बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। मतलब अभी कहा जा सकता है कि वोटों की गिनती अभी पूरी नहीं हुई है, काफी कुछ कहना बाकी है और अभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी पूरे तरीके से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। हाँ, अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगी। जी, जी, जी। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं। जी,
और राजनीति तो हमेशा संभावनाओं का खेल खेल है। ये चुनाव परिणाम जो सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव के परिणाम जो है वो किन किन तरहों का परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले इस देश के जिन्होंने मतदान किया है जी 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने, जी मैं उनको सलाम करता हूँ। हम्म, उन्होंने बहुत अच्छा, मेरी नज़रों में जी एक बहुत बढ़िया मैंडेट दिया है। दोषी को दंडित भी किया है, जी मेहनत करने वाले को पुरस्कृत किया है, जी और जिसकी जितनी औकात थी उनकी औकात बता दी है। जी तो ये एक बहुत अच्छा, इसे फिर से वो जो एक तरफा जो दोनों चुनाव हुए, तो थोड़ी सी मेरे जैसे आदमी के मन में थोड़ी सी निराशा हो गई थी जी मतदाताओं के प्रति कि भाई कैसे लोग एक तरफा चल पड़े। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि मैं गलत सोच रहा था। इस देश के मतदाता बहुत मैच्योर्ड हैं, वक्त आने पर वो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिया। तो इसका दूरगामी असर तो ये पड़ेगा कि फिर जल्दी कोई नेता वो ऑटोक्रेट ढंग से सरकार चलाने की हिमाकत नहीं करेगा। इतनी उसको सब जो ऐसा सोच भी रहा होगा वो भी सहम गया होगा कि अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो एक तो ये है कि वो मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा जी कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में खुलापन आएगा। बिल्कुल। जी ये राजनीति जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो चुनाव परिणाम की हम बात करें तो काफी कुछ बदला है इस बार। यूपी में समीकरण बदल गए, राजस्थान में बदल गए, बिहार में बदल गया, काफी झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी बदल गया। तो यूपी में सपा ने एक बिल्कुल ही अलग तरीके का प्रदर्शन किया। राजस्थान की बात करें तो वहां पे कांग्रेस का अलग प्रदर्शन देखने को मिला है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी बीजेपी पिछली बार 12 सीटों, एनडीए गठबंधन पिछली बार 12 सीटों पर थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 सीटों पर वो सिमट जाएगी। बिहार में भी बीजेपी से ज्यादा सीटें जदयू को आई है। चिराग पासवान की भी 5 सीटें, चिराग पासवान की पार्टी ने भी 5 सीटें अपनी ली है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा जो अभी तक परिणाम सामने आ पाए हैं, इसका जो राज्यों में जो स्थिति बन रही है, इसका कोई नया समीकरण इससे बन पाएगा? जरूर बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा नया समीकरण। महाराष्ट्र में तुरंत चुनाव है जी, विधानसभा के चुनाव हैं जी वो आपको ये जो मैंडेट आया है इसका असर देखने को मिलेगा। लगभग ऐसा ही असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। यूपी में सचमुच यूपी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा चौंकाने वाला है जी। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि यूपी में 2 कारणों से बीजेपी पिछड़ी है। जी पहला कारण तो यह है कि बसपा का जो वोट बैंक था वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। बसपा बिल्कुल हाशिए पर चली गई, 0 हो गई। अभी 12% उसका वोट शेयर था, अभी जो आ रहा है उसका 7 या 8% ये वोट शेयर पे आ गई है। तो ये साफ दर्शाता है कि बसपा का वोट बैंक, जो कि मुख्य रूप से दलित वोट बैंक है, वो शिफ्ट कर गया इंडिया की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ। और उसका कारण ये हुआ कि जो 400 पार का नारा लगा और फिर बीजेपी के कुछ बड़बोले नेताओं के बयान आए जी कि 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है जी, इसको विपक्ष ने लपक लिया जी और ये प्रचार शुरू हुआ कि ये इसीलिए 400 सीट मांग रहे हैं, ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे जी। तो ये वहाँ का जो दलित मतदाता है यूपी का, उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इस बात का। ये साफ साफ दिख रहा है चुनाव परिणामों से। और वहाँ पर इस बार सपा ने, अखिलेश यादव ने बहुत ही समझदारी से टिकटों का वितरण किया जी। सबसे बड़ा काम तो उसने ये किया कि अपने परिवार के 5 लोग जो हैं वही यादव कैंडिडेट हैं जी, छठा यादव कैंडिडेट नहीं है जी। और एक इंद्रधनुषी उम्मीदवारों का चयन उन्होंने किया। उसमें दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं उनको बड़े पैमाने पर टिकट दिया। मुसलमानों के नाम पर जो पोलराइजेशन करती है भाजपा, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कम मुसलमानों को टिकट दिया
इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपा ने ये दो बड़े परिवर्तन किए कि एक यादवों को कम टिकट दिया और मुसलमानों को कम टिकट दिया, इसकी जगह पर दूसरी पिछड़ी जातियों को और सवर्णों को भी सपा ने टिकट दिया और ये काम कर गया ट्रिक उनका। ऐसा कहा जा रहा है, बातचीत ऐसी हो रही है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन था उसने अपना जो चुनाव के परिणाम तक पहुंचने का जो रोड मैप था वो काफी समझदारी से और रणनीति के तहत बनाया था। जरूर, बगैर रणनीति की तो कोई सफलता मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी काफी कुछ होता था, लेकिन इस बार एक अलग ही टैक्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है। इस बार मानना होगा, इस बार एक बड़ा कारण और मुझे समझ में आता है जी कि राहुल गांधी पिछले 5 साल में बहुत बदले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक से उन्होंने कनेक्ट किया। आजकल कोई नेता इतनी मेहनत नहीं करता है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी का आप लाख मजाक उड़ा लें, उड़ता है मजाक, हालांकि अब आज के बाद तो मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं की और पब्लिक से जो कनेक्ट किया, तो उनको जो फीडबैक मिला पब्लिक से जी उसको उन्होंने ग्रहण किया और उस हिसाब से उन्होंने नीतियां बनाई और रणनीति भी बनाई अपनी जी। और सहयोगियों के साथ जो उन्होंने एक बेटर कम्युनिकेशन किया और एक मैच्योर्ड लीडर के जैसा सबके साथ जो है जो गुणा भाग लगाना था वो लगाया जी। तो आज आप देखिए कि इंडिया गठबंधन में राहुल को लेकर किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले 19 तक राहुल के नाम पर बहुत लोगों का रिजर्वेशन होता था, लेकिन इस बार कुछ नहीं है, कोई नाहक बयानबाजियां भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और अभी आप इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं उनसे आप पूछिए कि भाई कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सीधे राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। लेना शुरू कर दिया है। छवि सुधारी है अपनी राहुल गांधी ने पिछले 5 वर्षों और अपनी मैच्योरिटी साबित की है जी। तो बिहार में राजनीतिक पलटने की बात कहीं कहीं से सामने आ रही है, जैसे कि मनोज झा का जो बयान आया, हालांकि उनके बयान के आसपास शरद पवार ने इसका खंडन भी किया, लेकिन क्या लगता है कि ये चर्चा जो है वो गर्म हो गई है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार का जो पलटने का जो इतिहास रहा है जी। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर पलट जाए, लेकिन बिहार में भी एक चौंकाने वाली बात हुई है चुनाव परिणाम जी। वो ये हुई है कि लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार जदयू अपनी सीटें लूज करेंगी, बीजेपी की सीटें इंटैक्ट रहेंगी जी। लेकिन हो गया उल्टा, हो गया ठीक उलट। बीजेपी सीटें लूज कर रही है और जदयू अपनी सीटें लगभग जी 13-14 के आसपास उसको आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि भाई कैसे हुआ, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ये लूजर हैं नीतीश कुमार, बल्कि ये भी भविष्यवाणी हो रही थी कि इसके बाद नीतीश कुमार की पारी खत्म जी। लेकिन वो तो फिनिक्स की तरह फिर उठ गए, खड़े हो गए। नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरे तरीके से कह सकते हैं कि अपने तेवर में धीरे धीरे वापस आ गए। तो अब क्या है कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दोनों खेमों को बढ़िया से बार्गेन करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार इज ए गुड बार्गेनर। बिल्कुल। तो वो करेंगे बार्गेन। कल तक ये बात हो रही थी कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी ने ऑफर दिया है जी, बढ़िया इंपॉर्टेंट कोई की पोर्टफोलियो देने का जी। आज ये बात चल पड़ी है कि इंडिया गठबंधन ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं इसे लेकर सोशल मीडिया पर। और एक चीज जो चल रही थी बात की, भाई आरजेडी और जदयू भले ही ये चले गए छोड़ के जी इंडिया ब्लॉक को, एनडीए में चले गए, लेकिन आरजेडी के साथ इनके दरवाजे बंद नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये भी कहते हैं कि दोनों के बंगलों के पीछे एक दरवाजा है, वो बंद नहीं हुआ, खुला ही रहता है। वाह। तो वो ऐसे तो फिर कहा जाए तो नीतीश कुमार का आरजेडी के भी साथ और बीजेपी के साथ दोनों के बंगले के बीच का दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि वो कभी भी किधर भी चले जाते हैं। वो ऐसा ना कि राबड़ी देवी का जो आवास है और नीतीश कुमार का आवास वो सटा हुआ है और पीछे एक दरवाजा है जी बीच में, तो वो दरवाजा बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प मोड़ होगा। ये लग रहा है कि कुछ अंदर खाने ऐसा हुआ है कि आरजेडी
और जदयू ने मिल के कुछ ऐसा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके कोई सबूत मौजूद है जी, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों की बात है ये। और जो लोग राजनीति को समझते हैं अभी थोड़ा सा और माइन्यूटली इसका विश्लेषण होगा जी, तो। लेकिन ये चौंकाने वाली बात तो है कि जदयू जो है वो नीतीश कुमार फिनिक्स की तरह फिर राख से खड़े हो गए। जी, कहाँ उनको निबट जाने की भविष्यवाणी हो रही थी उसको उन्होंने पूरी तरह से गलत साबित किया। तो बिहार की राजनीति पर एक असर तो ये पड़ेगा कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है और वो केंद्र में बनने वाली किसी भी सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर घटक होंगे। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 कि बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो नीतीश कुमार की बहुत इच्छा है कि विधानसभा के चुनाव पहले हो जाए। तो क्या वो ऐसा कुछ इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे? अगर नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या मतलब चाहे इंडिया की सरकार हो या इंडिया की सरकार हो, अगर वो जाते हैं दिल्ली तो बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? बिल्कुल। तो अगर एनडीए में जाएंगे तो बीजेपी वाले चाहेंगे कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर हो जाए, उसको वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? काफी तो सारे सवालात हैं इसके पीछे तो जिसका हो सकता है कि आरजेडी के साथ फिर उनका बिल्कुल। तालमेल बन जाए, वो इंडिया ब्लॉक को ज्वाइन करें। जी, प्राइम मिनिस्टर बनने की उनकी महत्वाकांक्षा तो है ही। जी, जी, तो चलिए काफी पुरानी महत्वाकांक्षा है उनकी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में ही एक हो जी, जगह तो मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अशोक जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि झारखंड में भी समीकरण काफी बदले हैं। जो रिजल्ट आया, झारखंड में बीजेपी ने अपनी सीटें लूज की हैं। पिछली बार 12 सी, अभी 8 सीटों पर ऐसा लग रहा है बीजेपी 7 से 8 सीटों पर सिमट जाएगी। 3 महीने बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने, तो ये जो स्थिति बदली है, चाहे बाकी भी जगहों पर बीजेपी की जो स्थिति बदली है इस बार, तो आप इस चुनावी परिणाम को, अभी जो आने बाकी है, अभी तक जो आए हैं, इस चुनावी परिणाम को झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? 19 का जो परिणाम था उसमें एनडीए 12 था जी, और 2 इंडिया था, एक जेएमएम एक कांग्रेस। जी, इस बार तो इंडिया ब्लॉक उससे बेहतर है 19 से। बिल्कुल बेहतर। फिर जो दूसरी बात जो सिग्निफिकेंट है कि जितनी ट्राइबल सीटें हैं सब इंडिया ब्लॉक जीत रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 सीटों से बीजेपी ने हाथ धो लिया। तो ये संकेत ये देता है कि ट्राइबल पर जेएमएम की जो पकड़ है जी, वो और मजबूत हुई है। हेमंत सोरेन का जेल जाना भी एक बड़ा पर असर डाल रहा है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई करिश्मा कर देगी वो, क्योंकि विधानसभा चुनाव फिर अलग एजेंडा हो जाता है, अलग मुद्दे हो जाते हैं। तो पिछली बार 19 में 12 सीटें एनडीए ने जीती लेकिन सरकार बनी इंडिया ब्लॉक की। तो इस बार भी कमोबेश यही रिपीट, वही पुराना प्रदर्शन ही रिपीट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आ रहा है जी। जो इस गठबंधन सरकार के जो भ्रष्टाचार के कारनामे जो उजागर हुए हैं, इसका भी मुझे नहीं लग रहा है कि जनता पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, या अगर पड़ा होगा तो विधानसभा के चुनाव में वो दिखाई देगा। लोकसभा के चुनाव में उसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, इतना तो है कि इस गठबंधन सरकार की का जो निगेटिव जो पॉइंट है वो ये है कि खास करके जो प्रबुद्ध वर्ग है जी, उसमें तो ये आ गया है कि एक भ्रष्ट सरकार है जी, बिल्कुल। ये तो है। तो ये परसेप्शन अगर मजबूत होता चला जाएगा तो विधानसभा के चुनाव में इनको खामियाजा भुगतना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर ये करेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं अगले 4 महीने में तो हो सकता है कि फिर रिपीट हो इनका। बिल्कुल सर, हमने तमाम बातें की। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की, अशोक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उन्होंने बताया पूरी तरीके से क्या कुछ चुनाव पे असर पड़ सकता है राष्ट्रीय लेवल पे, और साथ ही साथ राज्यों के स्तर पर क्या इस चुनाव के परिणाम का असर हो सकता है, झारखंड में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, बिहार की राजनीति में जो उलटफेर होने की बात हो रही है, की चर्चा जो गर्म हुई है, उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। हमने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की और हमने जाना कि ये जो चुनाव परिणाम है वो किस तरीके से राज्य में और राष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे और तमाम चर्चाओं में शामिल होते रहेंगे। चुनाव से लेकर हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और बाकी अपडेट्स के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर।
आवाज वही, रफ्तार नहीं।